नमस्कार, देश न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ स्नेहा तिवारी। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं कुछ बड़ी खबरों के साथ। 21 सितंबर को लोकसभा में चंद्रयान पर चर्चा के दौरान बीजेपी सांसद रमेश बेदूड़ी ने बीएसपी सांसद दानिश पर अभद्र टिप्पणी की है और जिसको लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। विपक्ष की 4 पार्टियां दानिश का समर्थन करते हुए बेदूड़ी पर कार्रवाई की मांग कर रही हैं। कांग्रेस, डीएमके, एनसीपी और टीएमसी ने स्पीकर ओम बिरला को पत्र लिखकर लेटर की मांग की है कि बेदूड़ी के आचरण और टिप्पणियों का मामला संसद की विशेषाधिकार समिति को भेजा जाए और उनके खिलाफ तत्काल कार्रवाई भी की जाए। साथ ही यहां पर आपको बताएं कि विपक्ष दलों ने चिट्ठी में कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी का उदाहरण दिया है, जिन्हें मॉनसून सत्र में एक अपमानजनक टिप्पणी के लिए निलंबित कर दिया गया था। लेकिन भाजपा सांसद के खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? स्पीकर को चिट्ठी लिखने वाले अधीर रंजन चौधरी भी शामिल है। उन्होंने लिखा है कि दानिश अली अल्पसंख्यक समुदाय से हैं, उनके खिलाफ असंसदीय शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। इससे भी अधिक खेदजनक और क्या होगा, ये घटना तब हुई जब संसदीय इतिहास के 75 वर्ष पूरे होने पर जश्न मनाया जा रहा था। हमारी मांग है कि इस मामले की विशेषाधिकार समिति द्वारा विस्तार से जांच की जाए और दोषी सदस्य रमेश बेदूड़ी के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाए। इसी तरह के लेटर डीएम की नेता कनिमोझी, टीएमसी सांसद अपरूपा और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की सांसद सुप्रिया सुले ने भी लिखे हैं। कनिमोझी ने अपने पत्र में कहा है कि अपने भाषण के दौरान रमेश बेदूड़ी ने दानिश अली के खिलाफ सबसे ज्यादा अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया है, जो लोकसभा के रिकॉर्ड का हिस्सा है। जिन 4 दलों ने स्पीकर को चिट्ठी लिखी है वह सभी विपक्षी गठबंधन इंडिया का भी हिस्सा है। यह मुद्दा विशेष रूप से सीट बंटवारे विवादों और सीपीएम द्वारा समन्वय समिति में एक सदस्य को नामित करने से इनकार करने और जातिगत जनगणना जैसे मुद्दे पर मतभेदों को लेकर चल रही है। और इसी पर ज्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ देश न्यूज के एडिटर इन चीफ जय श्रीवास्तव जी जुड़ चुके हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका देश न्यूज पर। धन्यवाद। जय श्रीवास्तव जी, जैसा कि यहाँ पे संसद में अपमानजनक शब्दों का उपयोग किया है और विपक्ष जो है लगातार निशाना साध रहा है, क्या कुछ कहना आपका इस पे? देखिए, इस प्रकार का अनियमित जो भाषा है, इस किसी भी स्थान पर, संसद ही नहीं कहीं पर भी कहना गलत है। जी। और जब वो एक सांसद के मुंह से इस प्रकार की भाषा सुनने को मिलता है तो जी। निश्चित रूप से देशवासियों को दुख होता है कि किस प्रकार के व्यक्तियों को हमने चुन के संसद में भेजा है और कौन लोग इस संसद में बैठे हुए हैं जी। जो सुनाई दिए। देखिए, आपको जितने भी टीवी चैनल पे ये उस भाषण का अंश दिखाया गया, हाँ। उसमें इतनी बार उसमें बीप लगा के दिखाना पड़ रहा है क्योंकि कितना अमर्यादित भाषा होगा जो चैनलों में नहीं दिखाया जा सकता है, अखबारों में नहीं छपा जा सकता है, उस शब्द को सुनाया नहीं जा सकता है। कई बार उसमें रिपीट पर रिपीट किया गया। लेकिन ये है कि जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी चाल, चरित्र और चेहरे की बात करती है, उस पर अगर खरा रहना है तो निश्चित रूप से बेदूड़ी पर कार्रवाई करना पड़ेगा। अगर कार्रवाई नहीं होगी तो निश्चित रूप से जो है भारतीय जनता पार्टी के लिए ये एक गलत ये होगा, क्योंकि आम जनता में ये मैसेज जाएगा कि जो संस्कार की बात करती है पार्टी, वो पार्टी यदि संस्कारहीन व्यक्ति जो हमारे अमर्यादित भाषा का उपयोग करता है उस व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई नहीं की, ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी कटघरे में होंगे। इस कारण से कार्रवाई होना बहुत आवश्यक है और यदि कार्रवाई नहीं हुई तो इसमें एक संदेश जाएगा कि इसमें भारतीय जनता पार्टी का विषय है। मैं एक बात बताना चाहूंगा कि इस प्रकार की जब भाषा का उपयोग किया जाता है, चाहे वो संसद में हो या संसद से बाहर हो, किसी भी हाल में इसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। और भारतीय जनता पार्टी जैसे पार्टी के जो सांसद है उनके मुंह से तो बिल्कुल इस प्रकार के भाषा का उपयोग नहीं करना चाहिए। अभी हाल ही में देखने को मिला कि सनातन पर जो है गंभीर हमला किए गए, कई प्रकार के आपत्तिजनक शब्द का उपयोग किया गया, लेकिन वो पार्टियां और है, उन पार्टियों में बहुत सारे लोग हैं
जो इस प्रकार के शब्द का उपयोग करते आए हैं। बिल्कुल। लेकिन भारतीय जनता पार्टी सदैव उन सब पार्टियों की या पार्टियों के जो नेता हैं जिन्होंने इस टाइप की भाषा का उपयोग किया, जी। उनकी आलोचना की है। हम्म। और ऐसे में यदि अपने ही पार्टी के कोई नेता इस टाइप की भाषा का उपयोग करते हैं तो निश्चित रूप से आगे से भारतीय जनता पार्टी उन नेताओं की भी आलोचना, उन नेताओं के भी आलोचना नहीं कर पाएंगे जो अन्य पार्टी में है और इस जी। प्रकार के भाषा बोलने के लिए आदी है। जी। हाल ही में आप देखिए स्टालिन के जो है पुत्र है, उनके जिस प्रकार की भाषा उन्होंने का उपयोग किया उससे 100 करोड़ जनता आहत हुई है। बिल्कुल। तो इसीलिए जो है उनके खिलाफ कई जगह पर प्रकरण दर्ज हुआ है और उनको कई जगह से समन भी जारी हुआ है। जी। और देखा यह गया है कि उस तरफ जो है साउथ की जो पार्टियां हैं उन्होंने आज नहीं कई बार इस प्रकार की अमर्यादित भाषा, इस प्रकार के धर्म के खिलाफ बोलकर लोगों को आहत करते आए हैं। बिल्कुल। लेकिन ये जो मामला है, आपको एक और जानकारी मैं देना चाहूंगा जी। कि संसद में यदि किसी भी प्रकार से किसी प्रकार कोई भाषा या कुछ भी कहा जाता है उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती है कानून के रूप में। मतलब जो भी कार्रवाई करना है वो कार्रवाई संसद के भीतर ही किया जा सकता है। बाहर इनके खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज नहीं हो सकती, कोर्ट इस पर कोई संज्ञान नहीं ले सकते क्योंकि वो संविधान की जो है दायरे में आता है कि उस संविधान के भीतर यदि संसद के भीतर किसी प्रकार के कोई भाषा या कोई इस टाइप की भाषा जो कल वहाँ उपयोग किया गया है उनके खिलाफ किसी प्रकार कोई न्यायिक कार्रवाई नहीं की जा सकती। जो कुछ भी कार्रवाई करेंगे संसद के जो संबंधित यह नेता है या संबंधित पदाधिकारी है वही उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं। हालांकि संसद से इस भाषण को डिलीट कर दिया गया है, मतलब उसको रिकॉर्ड में नहीं लिया गया। बावजूद इसके भारतीय जनता पार्टी ने कारण बताओ नोटिस तो दिया है, लेकिन कारण बताओ नोटिस पर्याप्त नहीं है। कारण बताओ नोटिस के साथ साथ इनके खिलाफ कोई इस प्रकार की कार्रवाई होने चाहिए जाकि दूसरे जो नेता है इस प्रकार के भाषा उपयोग करने के लिए 10 बार सोचे। बिल्कुल जी। जय श्रीवास्तव जी, यहाँ पे ऐसा कुछ नजर आ रहा है कि इंडिया अलायंस को एक नया मुद्दा मिल गया है भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधने का। नहीं, जो इंडिया गठबंधन है, इंडी गठबंधन को जो कि इस प्रकार के भाषा बोलने के आदी है, इनके कई नेता इस प्रकार के भाषा का उपयोग करते हैं और इंडी गठबंधन जो है ये कई पार्टियों से मिलाकर बनाया गया है। लेकिन इस गठबंधन में अलग अलग क्षेत्र के लोग हैं, अलग अलग विचारधारा के लोग हैं, इसीलिए ये लोग इस प्रकार की भाषा आए दिन बोलते आए हैं। इसीलिए उनसे कोई खतरा नहीं है, उनसे कोई डर नहीं है, उनके आरोप कोई काम के नहीं है क्योंकि वो तो चिल्लाते रहेंगे क्योंकि वो खुद ही इसी प्रकार के भाषा बोलते रहते हैं। दिक्कत यहाँ है कि आम पब्लिक में एक छवि है जो इंडी गठबंधन की छवि है, वो आम जनता में ये है कि इनके जो अलग अलग विचारधारा के लोग हैं वो कुछ भी बोल सकते हैं, बोलते रहते हैं। लेकिन जो चाल चरित्र और चेहरे की बात भारतीय जनता पार्टी करती है, ये कहते हैं कि हम राष्ट्रवादी पार्टी है, राष्ट्रीय विचारधारा के पार्टी है और हम लोग संस्कार को ज्यादा महत्व देते हैं। ऐसे में यदि भारतीय जनता पार्टी के किसी बंदे ने इस प्रकार की बात की तो ये सोचनीय बात है जनता के लिए। जनता में इमेज गलत जाएगा और कुछ नहीं है। इंडी गठबंधन यदि कुछ भी कहते हैं तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद जय श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तो यहाँ पर इंडिया अलायंस जो है वो भाजपा पर, भारतीय जनता पार्टी पर ये संसद में जो भी अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया गया उसको लेकर निशाना साधती हुई नजर आ रही है। वह सभी विपक्षी गठबंधन इंडिया में भी शामिल हैं और ये मुद्दा विशेष रूप से सीट बंटवारे विवाद और सीपीएम द्वारा समन्वय समिति में एक सदस्य को नामित करने से इनकार करने और जातिगत जनगणना जैसे मुद्दों पर मद्देनजर लेकर अटकलों के बीच सभी को फिर से एक साथ लाने में
मदद कर सकता है। तो यहाँ पर इंडी अलायंस लगातार जो है वो बीजेपी पर निशाना साधते हुए नजर आ रहा है। चलिए बढ़ते हैं आगे, जहां सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने तेजस्वी यादव के खिलाफ दायर चार्जशीट को एक्सेप्ट कर लिया है। 4 अक्टूबर को लालू यादव और राबड़ी देवी के साथ तेजस्वी यादव को भी कोर्ट में पेश होकर सफाई देनी होगी। चार्जशीट एक्सेप्ट होने के बाद साफ हो गया है कि अब बिहार के डिप्टी सीएम भ्रष्टाचार के केस में आरोपी होंगे और बिहार में यह मामला है जहां बिहार में इसके कानूनी पहलू से ज्यादा सियासी नफा नुकसान पर चर्चा हो गई है। चर्चा इस बात की भी है कि 2017 में आईआरसीटीसी के मनी लॉन्ड्री केस में तेजस्वी यादव का बस नाम आने से नीतीश कुमार गठबंधन तोड़कर अलग हो गए थे। अब मामला चार्जशीट फ्रेम में आ चुका है और तेजस्वी यादव पर लगातार निशाना साधा जा रहा है और मामला चार्जशीट फ्रेम में आने के बाद जो है वो तेजस्वी यादव काफी असमंजस में नजर आ रहे हैं। अब देखना यह है कि आखिर तेजस्वी यादव जेल जाते हैं या फिर नहीं। यहाँ पे तेजस्वी यादव को ज्यादा फोकस किया जा रहा है। साथ ही अगर हम आईआरसीटीसी मनी लॉन्ड्रिंग केस की बात करें तो यहाँ पर तेजस्वी यादव के नाम पे ही कुछ जमीनी दस्तावेज हैं जहाँ पे तेजस्वी यादव को जोड़ा जा रहा है और मामला चार्जशीट फ्रेम होने तक पहुंच गया है। तो क्या एक बार फिर से बिहार में सत्ता का समीकरण बदलेगा? इधर बीजेपी जहां इसके लिए लालू परिवार और जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह को दोषी बता रही है, तो वहीं पे आरजेडी भी निशाना साधती हुई नजर आ रही है और आरजेडी जेडीयू इसे चुनाव से पहले का हत्याकांड बता रहे हैं। अब आगे इस मामले में क्या होगा? लालू यादव की जगह अब तेजस्वी यादव को क्यों निशाना बनाया जा रहा है? इन सारे सवाल जो हैं वो दिमाग में आ रहे हैं, जहन में दौड़ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी बात तो ये है कि लालू यादव की बजाय यहाँ पे तेजस्वी यादव को निशाना बनाया जा रहा है। और इन्हीं तमाम सवालों के जवाब के लिए हमारे साथ देश न्यूज के एडिटर सूरज पाठक जी जुड़ चुके हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका देश न्यूज पर। सूरज जी, यहाँ पे जो मनी लॉन्ड्रिंग का जो केस है लालू यादव का, यहाँ पे लालू यादव को छोड़ के यहाँ पे तेजस्वी यादव को निशाना बनाया जा रहा है। क्या कुछ पूरा मामला है और क्या आगे की संभावनाएं हो सकती हैं? देखिए स्नेहा, इस जी मामले में बहुत सारी बातें सामने हैं। जी। ये लैंड फॉर जॉब का मामला है। हाँ। और लालू परिवार की मुश्किलें इसमें बढ़ गई हैं। दिल्ली की राव जवानी कोर्ट ने राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव सहित 17 आरोपियों को समन जारी किया है। पूछताछ के लिए बुलाया गया है। जी तेजस्वी यादव के खिलाफ चार्जशीट कोर्ट ने मंजूर कर ली। जी। सीबीआई ने पहली बार डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को आरोपी बनाया है। इससे पहले जो चार्जशीट पेश की गई थी उसमें तेजस्वी का नाम नहीं था। जी। हालांकि जब समन जारी किया गया तो मीडिया से चर्चा में उन्होंने कहा है कि न तो ये पहला मामला है, ना आखिरी मामला, ये सब चलता रहेगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो कॉन्फिडेंस है कि इसमें जो चार्जशीट पेश की गई है जी। उसमें कुछ नहीं होना है। क्योंकि इसमें एक बात और है कि सीबीआई कोर्ट ने 3 रेल अधिकारियों के खिलाफ भी केस चलाने की इजाजत जो मांगी थी वो गृह मंत्रालय से उनको मिल गई जी। इसमें रेल अधिकारी मनदीप कपूर, मनोज पांडे, डॉक्टर पीएल बनकर के नाम शामिल हैं। और एक बात और सामने आ रही है यहाँ पर जी कि जब ये लोग पेश होंगे तो इनको चार्जशीट पढ़कर सुनाई जाएगी। जी। क्योंकि जब इनको पेश होने का ऑर्डर दिया गया है, हाँ। समन जारी किया गया है, तो उसमें पूछताछ उस दिन नहीं होगी इनसे, उस दिन केवल चार्जशीट पढ़ के सुनाई जाएगी। हालांकि इनके पास अपील करने के लिए तर्क होंगे। यहाँ एक सवाल जरूर आ रहा है कि जो चार्जशीट पेश की गई है जी। उसमें जो आरोप लगाए गए हैं उन आरोपों के आधार पर तेजस्वी यादव को गिरफ्तार किया जा सकता है। यहाँ क्योंकि 3 जुलाई को तेजस्वी यादव के खिलाफ जो चार्जशीट दाखिल की गई थी बिल्कुल, उसमें जो आरोप लगाए गए इसमें सुप्रीमो जो रहे हैं राजद के लालू यादव, राबड़ी देवी, हाँ। उनकी बेटी जो सांसद भी है मीसा भारती, बिल्कुल, ये सब अभी जमानत पर हैं। और इसमें एक खास बात जो है कि भारतीय जनता पार्टी जो निशाने पे ले रही है, उन्होंने कहा है कि
ये सब एक ही थाली के चक्के बट्टे हैं। हम्म। राजनीति में उन्होंने जैसे लालू परिवार का कहना है कि राजनीतिक जी सूरज जी, आपकी आवाज नहीं मिल पा रही है। हेलो, जी जी बताएं। ये जो पूरा मामला है इसको बताया जा रहा है कि राजनीति से प्रेरित है। जी। और लैंड फॉर जॉब के मामले में ये जो सूरज जी, आपकी आवाज हमको हमारे तक नहीं पहुंच पा रही है। तो यहाँ पर हम लालू यादव और तेजस्वी यादव की बात कर रहे थे, जहाँ पर मनी लॉन्ड्रिंग का जो केस चल रहा है। साथ ही अगर हम बात करें यहाँ पर जो लालू यादव और तेजस्वी यादव पर आरोप लगाए जा रहे हैं, ऐसा उनका कहना है, तो ये सब चलता रहेगा। साथ ही साथ बिहार में इसके कानूनी पहलू से ज़्यादा सियासी नफा नुकसान पर चर्चा हो गई है। चर्चा इस बात की भी है कि 2017 में आईआरसीटीसी के मनी लॉन्ड्रिंग केस में तेजस्वी यादव का नाम है और इससे नीतीश कुमार गठबंधन तोड़कर अलग हो गए थे। अब मामला चार्ट फ्रेम में होने तक पहुंच गया है और सूरज जी हमारे साथ जुड़े थे और वापस से फोन लाइन पे कनेक्ट हो चुके हैं। जी सूरज जी बताएं। तो ये जैसा कि मैं बता रहा था आपको कि इस पूरे मामले में जी। ये जो पहले मामला ईडी इसमें जांच कर रहा था, तो ईडी ने लगभग 6 करोड़ की संपत्तियां अटैच कर चुका है अभी तक। जी। और ये जो संपत्तियां हैं इसमें गाजियाबाद और बिहार की संपत्ति शामिल हैं। इसमें दिल्ली के न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी की स्थित जो D1088 वाला बंगला है, जी, जो आवासीय परिसर कहा जा रहा है, ये भी उसमें शामिल है। इसमें एक खास बात है कि इस भवन का स्वामित्व जो है वो एबी एक्सपर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के नाम पर है। जी। जबकि आरोप लगाए गए कि ये जो 4 मंजिला बंगला है 2011 में मात्र 4 लाख रुपए में इसे अधिग्रहित किया गया था और इस पर जो पता है और इस पते पर लालू परिवार की कई कंपनियां रजिस्टर्ड हैं। जी बिल्कुल। और ईडी की तलाशी में इस बात का खुलासा हुआ था। और इसके अलावा पटना के महुआ बाग की जमीन है, दानापुर की जमीन है, राबड़ी देवी के पास दूसरे पते का जो मेसर्स है एके इन्फो सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड, जी जी, वो राबड़ी देवी के नाम पर है। बिहार का जो पटना है, पटना के बिहटा में एक जमीन है, यह राज्यसभा सांसद मीसा भारती के नाम पर है। गाजियाबाद के साहिबाबाद में इंडस्ट्रियल एरिया में 2 जमीनें हैं जी। इसमें से एक प्लॉट जो है लालू यादव की बेटी हेमा यादव के पास है और उनके पति विनीत यादव के नाम पर है, जबकि दूसरा प्लॉट हेमा यादव के जो ससुर हैं शिव कुमार, उनके नाम पर है जी। ये जो पूरा मामला है ये रेलवे विभाग में नौकरी देने का मामला है बिल्कुल। और ये तब का है जब 2004 से 2009 के बीच में लालू यादव रेल मंत्री हुआ करते थे जी। इस पूरी चार्जशीट में आरोप है कि लालू यादव ने पद पर रहते हुए अपने परिवार के नाम पर जमीन ट्रांसफर कराकर उनको बदले में नौकरियां दिलाई जी। सीबीआई ने अपनी चार्जशीट में उल्लेख किया है कि रेलवे में की गई जो भर्तियां हैं वो रेलवे के मानकों के अनुरूप नहीं है, रेलवे के नियमों के अनुसार नहीं। और जिस बंगले का मैंने जिक्र किया है, दिल्ली की न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में जो बंगला है जी, उस बंगले को लेकर बहुत सारी बातें हैं। यहाँ एक बात हमें जरूर ध्यान देनी होगी जी कि ये जो D1088 बंगला है हाँ। ये एबी एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के नाम से रजिस्टर्ड है और इस कंपनी के मालिक तेजस्वी यादव हैं और उनका परिवार है जी। आज इस बंगले की कीमत लगभग 150 करोड़ रुपए से ऊपर है। और एक बात और बता दूं कि इस बंगले को खरीदने के लिए मुंबई के जेम्स एंड ज्वेलरी के कारोबारियों ने पैसे लगाए थे जी जी। हालांकि कहा जाता है कि कागजों पर यह कंपनी का ऑफिस है लेकिन यहाँ पर कोई ऑफिस नहीं मिला उनको। कहा जाता है कि ये जो बंगला है तेजस्वी यादव इसे अपने घर की तरह इस्तेमाल करते हैं। ये जो पूरा लैंड फॉर जॉब का मामला है लगभग 600 करोड़ रुपए का आकलन किया जा रहा है कि 600 करोड़ का घोटाला है। 350 करोड़ के लगभग फ्रॉड बताए गए हैं, 250 करोड़ का लेन देन हुआ है। 24 जगह छापेमारी की गई थी तब ये बातें निकल के सामने आई जी। तो सीधी सी और स्वाभाविक बात है कि यदि ईडी को कुछ मिला है और उसके बाद में सीबीआई ने इसमें जांच की है, सीबीआई ने कोर्ट में चार्जशीट अपने पेश की, आरोप पत्र दाखिल किए हैं जी। तो इन आरोप पत्रों में जिन चीजों का उल्लेख किया गया है, जिन बातों का उल्लेख किया गया है जी,
उन बातों के आधार पर समन जारी किए गए हैं। हम्म। और बड़ी बात यह है कि यदि उनकी गिरफ्तारी होती है हम्म। तो डिप्टी सीएम रहते हुए जी। बिहार में किसी की यह पहली गिरफ्तारी मानी जाएगी। हम्म। लालू यादव के ऊपर जो घोटालों का आरोप था, चारा घोटाले की बात थी, जी। वो इससे इतर है। लेकिन ये बात आ जाएगी कि यदि इस मामले में आरोप दाखिल जो किए गए आरोप पत्र यदि आरोप सिद्ध हो जाते हैं हम्म। तो लालू यादव का पूरा परिवार इस घोटाले में फंसा हुआ है। बिल्कुल। धीरे धीरे करके पूरे परिवार की गिरफ्तारी होगी। हम्म। हालांकि लालू यादव कह रहे हैं कि जब यह हस्तांतरित हुआ था बंगला, जी। और जब तक यह मामला हमें बहुत छोटा था उस समय, हम्म। तो तेजस्वी के उम्र का भी इसमें ध्यान रखा जाएगा कि ये जब हुआ है उनकी उम्र क्या थी। बिल्कुल। लेकिन जब वो संज्ञान में लिया गया, आज वो बड़े हो गए हैं, बालिग हो गए हैं, हम्म। जिम्मेदार पद पर हैं, डिप्टी सीएम के पद पर हैं, हम्म। तो यदि उनके संज्ञान में ये चीज बाद में आई तो वो इससे संलिप्त क्यों रहे। बिल्कुल। इन बातों को कोर्ट में ध्यान रखा जाएगा। हम्म। जी स्नेहा। सूरज जी, जैसा कि यहाँ पर 2017 में जब तेजस्वी यादव का नाम आया था सिर्फ, तो नीतीश कुमार गठबंधन तोड़कर अलग हो गए थे। अब यहाँ पर चार्ट फ्रेम में पूरा मामला दर्ज हो गया है, तो क्या कुछ संभावनाएं आगे हो सकती हैं? देखिए, इसमें जैसा कि मैंने पहले कहा कि यदि आरोप पत्र में जो आरोप लगाए गए हैं, जी। यदि वह आरोप सिद्ध हो जाते हैं हम्म। तो उनकी गिरफ्तारी संभव है। हालांकि वो जमानत का प्रयास करेंगे जब उनको चार्जशीट पढ़ के सुनाई जाएगी बिल्कुल। और उनसे उनका पक्ष पूछा जाएगा, तो सबसे पहली कोशिश होगी कि वो जिन जिन को समन जारी किए गए वो आरोप अपनी जमानत कराएं। हम्म। लेकिन इस आरोप पत्र के विरुद्ध में वो अपील भी कर सकते हैं, उनके पास अपील का अधिकार होगा। बिल्कुल। लेकिन यहाँ एक बात ध्यान देनी होगी जी। कि यदि चार्जशीट पेश की गई है तो साक्ष्यों के आधार पर की गई होगी। बिल्कुल। तो बिल्कुल। स्वाभाविक बात है हम्म। कि साक्ष्य हैं हम्म। तो सजा भी हो सकती है। जी। मामला चलेगा न्यायालय में। जैसा कि मैंने उल्लेख किया कि वो अपनी उम्र का हवाला दे सकते हैं। हाँ। कि जब यह हुआ 2004 से 2009 के बीच में, तब उनकी उम्र बहुत छोटी थी। उनके नाम पर जो संपत्ति की गई है उस संपत्ति का उन्हें संज्ञान नहीं था कि वो उनके नाम पर की गई है, या जैसे मीसा भारती या हेमा यादव की हम बात कर रहे हैं, जी जी जी। जिनको आरोपी बनाया गया, तो उस समय इनकी भी उम्र ज्यादा नहीं थी। तो ये एक पॉइंट हो सकता है कानून की दृष्टि से भी देखें कि उनके बचाव पक्ष के जो वकील रहेंगे, यदि वो इस पॉइंट को लेकर आते हैं तो इस पर ये देखना हो कि इस पर कोर्ट क्या संज्ञान लेती है। बिल्कुल। इस एक बिंदु को देखते हुए। बाकी यदि यह एक बिंदु दरकिनार कर दिया जाए जी। तो आरोप पत्र हैं, आरोप के साथ साक्ष्य भी प्रस्तुत हैं जी। इसीलिए सजा का प्रावधान तो बन सकता है यदि उस उम्र वाले बिंदु को दरकिनार कर दिया जाए तो। बिल्कुल। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सूरज जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तो यहाँ पर लालू और नीतीश, इनके मनी लॉन्ड्रिंग केस की बात हो रही थी, जहाँ पर तेजस्वी यादव पर निशाना साधा जा रहा है। अब मामला चार्ट फ्रेम होने तक पहुंच गया है। तो क्या एक बार फिर से बिहार में सत्ता का समीकरण जो है वो बदलेगा? यहाँ पर इधर बीजेपी जहां इसके लिए लालू परिवार और जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह को दोषी बता रही है, तो आरजेडी और जेडीयू इसे चुनाव से पहले का हथकंडा बता रहे हैं। और आगे इस मामले में क्या होता है, लालू यादव की जगह अब तेजस्वी यादव को निशाना बनाया जा रहा है, क्या तेजस्वी यादव गिरफ्तार होंगे, ये तो सब आने वाला वक्त ही बताएगा। तो चलिए बढ़ते आगे, जहां छत्तीसगढ़ में भाजपा की परिवर्तन यात्रा के बाद अब कांग्रेस भी भरोसा यात्रा निकालने जा रही है। इस यात्रा की शुरुआत गांधी जयंती के दिन 2 अक्टूबर से होगी। ये यात्रा सभी विधानसभा में निकाली जाएगी। इसके लिए विधानसभावार नेताओं को जिम्मेदारी सौंपी गई है। कांग्रेस की शुक्रवार को हुई मैराथन बैठक में बाद में इस यात्रा पर फैसला लिया गया है। यात्रा के दौरान कांग्रेसी भूपेश बघेल सरकार की उपलब्धियां गिनाएंगे और हर विधानसभा से निकालने वाली यात्रा में पार्टी के वरिष्ठ नेता शामिल होंगे। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं भाजपा और कांग्रेस के विधानसभा चुनाव की तैयारियों की, जो कि इस यात्रा की शुरुआत कांग्रेस करने जा रही है। ये यात्रा 2 अक्टूबर से शुरू होगी और ये यात्रा सभी विधानसभा में निकाली जाएगी और इसके लिए विधानसभा वार नेताओं को
जिम्मेदारी सौंपी गई है। कांग्रेस की शुक्रवार को हुई मैराथन बैठक के बाद इस यात्रा पर फैसला लिया गया है। यात्रा के दौरान कांग्रेसी भूपेश बघेल सरकार की उपलब्धियां गिनाएंगे और हर विधानसभा से निकलने वाली यात्रा में पार्टी के वरिष्ठ नेता भी इसमें शामिल होंगे। फिलहाल के इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए देश न्यूज। नमस्कार।